आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 21 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 605 में एक ओवन खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने के बाद भी उसे 37% का लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि ओवन का अंकित मूल्य कितना होगा। तो एमपी और सीपी के बीच में एक रेशियो होता है, और वो होता क्या है कि जितने रुपए का आपको लाभ हुआ है उसको क्या करिए 100 में जोड़ दीजिए। तो 100 प्लस 37% का लाभ हुआ है तो 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितने परसेंट की छूट दी है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एमपी और सीपी के बीच में रेशियो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 137 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ख़रीदा कितने में, तो 605 में है, यानी कि इस 55 की वैल्यू कितना दिया तो 605 दिया है। आपसे अंकित मूल्य यानी कि अगर इसको x मानता हूँ तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये दिख रहा है कितनी बार चला जाएगा, तो 55 एक बार हो जाएगा, 55 होगा यानी कि 11 बार चला जाएगा, और 11 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 137 इंटू 11 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। लास्ट में 0 और 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र ज़रूर देख लीजिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 होता है, और इनटू कितना होता है तो H होता है। बस वैल्यू रख देंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 39 दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन इंटरवल हो जाएगा। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 35, तो एल का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा F1 यानी इस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 39 है, तो F1 की वैल्यू 39 हो जाएगी, माइनस एफ नॉट इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 32 है, डिवाइडेड बाई 2F1। तो 39 का दोगुना करेंगे तो 40 का दोगुना होता है 80, 2 घटा देंगे तो 78 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एफ नॉट की वैल्यू 32 लिखे हैं अभी, और माइनस F2 क्या हो जाएगा इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो कि कितना है 38 है, और इंटू एच क्या हो जाएगा, तो सभी इंटरवल के बीच का गैप, तो आप देख सकते हैं कि सबके बीच में 10-10 का गैप है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 30 और 30 60, 60 और 8 और 2 10 यानी कि 70 हो जाएगा। 78 में से 70 घटाएंगे तो 8 हो, और इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 4 बार, और ये 5 बार हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 35/4। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा 35 प्लस 35/4 निकल के आ जाएगा। भाग देंगे तो 4 से अगर कट करेंगे तो 4/32 हो जाएगा, और 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, यानी कि 8.75 इसमें जोड़ देंगे। तो 35 में अगर 8.75 अगर जोड़ेंगे तो 43.75 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 कुर्सियों और 4 मेज की कीमत 7,100 दिया है, तथा 18 कुर्सियों और 7 मेज की कीमत 7,700 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 18 कुर्सियों और 5 मेज की कीमत कितनी होगी। तो अगर मैं ऊपर वाली लाइन को अगर ध्यान से देखूं तो 18 कुर्सी और 4 मेज की कीमत कितना दिया है तो 7,100 दिया है, और यहाँ पे लिखा क्या है कि 18 कुर्सी और 7 मेज, यानी मेज की संख्या कितनी बढ़ जा रही है तो 3 बढ़ जा रही है। तो इस 3 की वजह से वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 7,100 है, और यहाँ पे कितना है तो 7,700 है, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है तो 600 का चेंज आ रहा है। तो इसे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी। तो यहाँ से एक मेज की कीमत कितनी निकल के आ जाएगी तो 200 रुपया हो जाएगा, एक मेज की कीमत हो जाएगी। ठीक है,
तो जैसे ही एक मेज की कीमत 200 रुपये हो गई, आप या तो पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए या तो दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैं पहली वाली में रख दूंगा, तो 4 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 4 दूना के 800 हो जाएगी, यानी 7100। इसमें से मैं क्या करूँगा, 800 घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 0, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और ये किसकी कीमत हो जाएगी, तो 18 कुर्सियों की कीमत हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रत्येक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इस 6300 इसमें क्या करूँगा, मैं 18 से भाग कर लूँगा। तो ये एक कुर्सी की कीमत हो जाएगी। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 18 कुर्सी की, तो 18 कुर्सी की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो इसमें 18 का गुणा करूँगा और प्लस 5 मेज का, 5 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगी। बस जोड़ दूंगा तो ये आपका 6300, इसमें से 1000 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वाटर पाइप एम, एन और पी एक टंकी को क्रमशः भरने में 5 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे लेते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 5, 6 और 12, इन तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 5 से अगर कट करेंगे तो 12 बार चला जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 10 बार और 12 से कट करेंगे तो 5 बार। इन्हीं तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 60 क्षमता को 27 एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो 60/27 हो जाएगा। 3 से कट कर लूँगा तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाग करूँगा तो 9 दूने के 18 और 2/9 हो जाएगा, यानी कि 2 सही 2/9 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के क्रमशः 18:12:10 के अनुपात में है, जिनकी कुल कीमत 130 है। आपसे पूछ कह रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 2 से कट करूंगा तो 2 9 18, 6 बार चला जाएगा और ये कितना 5 बार चला जाएगा। तो आपसे 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5। तो चेक कर लेता हूँ कि जो भी आपका आंसर होगा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 184 ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 149 ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि या तो 180 हो सकता है या तो 100 हो सकता है। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर 9 50 पैसे के अगर सिक्के हैं तो 9 पचे 45, यानी कि 450 पैसे हो जाएंगे। 6 अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो 25 छः का कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। और 5 कितने हैं, 10 पैसे के हैं, तो 10 में गुणा करूँगा तो ये 50 पैसे हो जाएंगे। इन सब को जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 200 हो जाएगा, 2 और ये 4 600, यानी कि ये हो जाएगा 650 पैसे हो जाएगा। इसको रुपए में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.5 रुपये के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया है इसकी, तो 130 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक की वैल्यू निकाल दूंगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 130 बटा कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। इसको ऊपर 0 से गुणा करके क्या करूँगा, मैं नीचे का दशमलव हटा दूंगा तो नीचे 65 हो जाएगा। 65 दूना के 130 हो जाता है, यानी कि 20 हो जाएगा। आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर एक की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 पच्चीस 100 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2684 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का जो व्यास है वह 44 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है πr/l होता है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 2684 पाई दिया है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू रख देंगे। तो 44 अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 22 हो जाएगी। तो 22 × l ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2684 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 11 से कट करूँगा तो 2 बार चला जाएगा। इसको कट करूँगा तो ये 2 और यहाँ पे 4 48 हो जाएगा 4 बार, और ये 4 बार हो जाएगा। 2 से और कट कर लेता हूँ तो ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 122 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि शंकु में एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसकी हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया, 122 निकल के आ गई, जिसको तिरछी ऊंचाई L बोलते हैं। आपको त्रिज्या 22 दिया ही है, आपसे ऊंचाई h पूछ रहा है, तो बस निकाल लेता हूँ मैं। तो देखिए कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि h का जो भी मान होगा वो 122 से कम ही होगा। ये आपका 124 है, ये आपका 123 है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, अब लास्ट डिजिट से अगर मैं चेक कर लेता हूँ
तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाऊंगा तो यानी कि जो भी h की वैल्यू होगी उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल भी सकते हैं कि 122 का स्क्वायर ये बराबर किसका हो जाएगा, तो h स्क्वायर और प्लस 22 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू निकल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल लैंप को 214 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 148 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो कह रहा है कि 55% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 55% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी यानी उसका 155 बटा कितना निकालना है, हमें 100 निकालना है। यानी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5 से कट करूंगा तो 5 × 15, 5 × 5 हो जाएगा, और ये 20 × 50 100 हो जाएगा। यानी उसका 31 बटा हमें 20 निकालना है। ठीक है, तो अब मैं ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 214 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है 146 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का अंतर 68 है। तो बस इसका मैं आधा कर दूंगा, तो आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 34 रुपये का इसको लाभ हो रहा था और 34 की क्या हो रही थी, इसको हानि हो रही थी। तो यहाँ से CP अगर निकाल दूँ तो या तो 146 में 34 जोड़ दूँ या तो 214 में से 34 घटा दूँ। तो 214 में से अगर 34 घटाऊँगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 180 क्या हो जाएगा, उसका CP निकल के आ जाएगा। और बस यहाँ पे वैल्यू 180 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 × 31 बटा 20 आपको निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 9 बार, 9 का अगर 31 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, यानी 279 क्या हो जाएगा, 55% लाभ अर्जित करने के लिए लैंप को बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 48, 96, 20 और y समानुपात में है तो y का मान कितना होगा। तो देखिए 48 दूना के कितना हो जाएगा 96, उसी तरह 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो DC के समानांतर है। तो मैं बना लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया A, B और ये C और D हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो समांतर मैं बना लेता हूँ। कह रहा है कि तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। तो ये आपका AC हो जाएगा विकर्ण और ये आपका BD हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु क्या है, तो इसके मध्य बिंदु है E और F है, तो ये आपका E हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा। कह रहा है कि यदि AB जो है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, BC है इसकी लेंथ कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर, DC इसकी लेंथ कितनी है, तो 86 सेंटीमीटर, AD इसकी लेंथ कितनी है, 84 सेंटीमीटर। तो आपसे EF की लंबाई पूछ रहा है, यानी आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं और इस तरीके से E और F इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, तो यहाँ से EF की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाएगी, तो ये DC माइनस AB, इन दोनों का अंतर निकाल के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो DC की लेंथ है 86 है, AB की लेंथ है 30, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 56/2 भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो बस मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 7 दूना के 14, 54 आपका 7 से विभाजित नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, 5 56 हो जाएगा, 7 और 8 56, यानी कि 6 नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। तो 28, 5 54 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, 5 54 आपका ये नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसप ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 5 और 8 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 57 है, तो दोनों संख्याओं का लसप कितना होगा। तो देखिए जो अंतिम भाजक होता है यही क्या होता है, HCF होता है।
तो जो भी HCF होगा वो LCM कुछ भी होता है उसको क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो जो भी इन चारों में से ऑप्शन होगा वो 57 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 57 से अगर विभाजित है तो इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी। तो 57 आपका 3 से कट रहा है, तो मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन 3 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6, 1 नहीं कटेगा 3 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको कर लेते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। इसको कर लेते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6, 7 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले पदों को काउंट कर लीजिए। तो 3 हो जाएगा, 3 6, 3 9 और 2 11 हो जाएगा। यानी कि पदों की संख्या n बराबर 11 है जो कि विषम है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 वहाँ जो पद होगी इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/2 यानी कि छठवां पद क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो छठवां पद काउंट कर लीजिए। सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या दिख रही है, तो 17 ये 1 हो जाएगा, फिर 18 ये 2 हो जाएगा, फिर 22 दिख रहा है ये 3 हो जाएगा, फिर 28 दिख रहा है ये 4 हो जाएगा, फिर 32 दिख रहा है 5 हो जाएगा, फिर क्या दिख रहा है, तो 45 दिख रहा है। तो इसके बाद से इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, क्योंकि छठवां पद क्या आ रहा है, 45 हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी P समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को 6.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर लेती है। तो कह रहा है कि विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरीके से पार करने में रेलगाड़ी P को कितना समय लगेगा सेकेंड में, ये आपको बताना है। तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 30 - 21 अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी कि ये 5/2 क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में उनकी नेट स्पीड आ जाएगी। और कितने समय में पार करेंगे, तो 6.5 मिनट में। इसको सेकेंड में बदल लूँगा तो ये हो जाएगा 5/2 स्पीड हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा, तो 6.5 × 60 से गुणा कर दूंगा। इसको सॉल्व कर लूँगा तो 2 से कट करूँगा तो ये 30 बार चला जाएगा। इसे 30 का यानी कि 3 का 5 में गुणा करूँगा तो 15 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 × 6 = 90 और 7 कितना हो जाएगा, 97, यानी कि 975 मीटर क्या हो जाएगी, टोटल दूरी इनके द्वारा तय की जाएगी, जो कि इन दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी। एक ट्रेन की लंबाई 296 दिया है तो दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 975 में से क्या करूँगा मैं, 296 घटा दूंगा। 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 679 क्या हो जाएगा, पहली वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब इस लंबाई को एक अन्य गतिमान जो ट्रेन है जो कि इसकी विपरीत दिशा में है, जिसकी लंबाई 196 दिया है, तो इस 196 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 9 6 15 को 5 हो जाएगा, 9 7 16, 1 17 को 7 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि 875। इस लेंथ को पार करने में कितना उसको समय लगेगा, तो 875 और डिवाइडेड बाई स्पीड क्या हो जाएगी, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो 96 इसका हो जाएगा और 30 इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 9 3 12, 126 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा। तो 18 से कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 7 में 5 का गुणा कर दूंगा तो 7 × 5 क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 से कट करूँगा तो 5 × 5 3 37 हो जाएगा, 5 7 35, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। 7 से कट कर लूँगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा और 3 35, 7 5 35, यानी कि 25 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए औसत 34 है, यहाँ पे 34 को हटाया जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। 22 को हटाया जा रहा है, यानी कि कितना इससे ये कम है, तो कितना कम है, तो 12 कम है। यानी कि जैसे ये 22 हटेगा, इस 12 को 50 के बाद से कितनी संख्याएं बच जाएंगी, तो 48 बच जाएंगी, क्योंकि दो संख्याएं हट जा रही हैं। तो इतना क्या हो जाएगा, इसके औसत में जुड़ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं
तो 12 चौका 48 यानी 1/4 हो जाएगा। इसको भाग दूंगा तो 0.25 हो जाएगा, यानी कि पहले जो औसत 34 था उससे 0.25 अधिक हो जाएगा। तो 34 में 0.25 जोड़ेंगे तो 34.25 क्या हो जाएगा, अब नया औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो AC के समांतर है, जहां D और E भुजाएं AB और BC पर स्थित बिंदु हैं। यदि BD बराबर 17 सेंटीमीटर और AD बराबर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं पहले त्रिभुज बना लेता हूँ। तो ये आपका हो गया ABC त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि जो DE है वो AC के क्या है, समांतर है, तो ये AC हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, जो कि AC के क्या है, समांतर है। आपको भुजा की लेंथ दिया है, भुजा की लेंथ दिया है कितना, कि यदि BD बराबर 17 यानी कि ये 17 है और AD ये कितना है, 14 है, तो ये पूरे बड़े त्रिभुज की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 17 में 14 अगर जोड़ देंगे तो 7 4 11, 1 1 2 और 1 3 यानी कि 31 हो जाएगी। तो त्रिभुज यानी कि ये जो छोटा त्रिभुज है और ये जो बड़ा त्रिभुज है वो एक दूसरे के समरूप होंगे, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि क्या है कि इनमें जो तीनों कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये जो कोण है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात होगा, तो जो इनकी भुजाओं में अनुपात होगा उसी का स्क्वायर क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 289 तो छोटे वाले का होगा ही, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 31 का स्क्वायर और माइनस इसमें से क्या करूँगा, 289 में घटा दूंगा। तो 289 छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में दिया है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखें तो सिर्फ 2 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस वाली वैल्यू को निकालने नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A + B बराबर 41 और A - B बराबर 38 है तो A + B का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए आपसे A + B का होल स्क्वायर पूछ रहा है। A + B की वैल्यू 41 है, 41 का स्क्वायर कर दीजिए तो लास्ट में 1 है, स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा, तो लास्ट में 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप 41 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, तो ये 50 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 1681 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक से कुछ धनराशि निवेश किया। कह रहा है यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज रुपये में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चूंकि यहाँ पे धनराशि दी नहीं गई है इसलिए हम अपने मन से मानेंगे, और वो किस तरीके से मानेंगे, तो R की वैल्यू है 4%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो चूंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो ये जो 25 है इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 625। इसी को मैं धनराशि मान लेता हूँ। तो पहले साल अगर इस पर 4% लगेगा तो 25 रुपये का ब्याज लगेगा, और दूसरे वर्ष 4% लगेगा तो 25 रुपये का ब्याज फिर से मिल जाएगा। अब ये जो 25 रुपया पहले ब्याज मिला है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम होगा, इस पे 4% लगेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 25, 25, 50 और 51 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ रहा है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 280.5 दिया है। आपसे पूछ के रहा है कि साधारण ब्याज यानी कि 25 और 25, 50 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 280.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 51। 50 की वैल्यू निकालनी है तो बस इसमें क्या करूँगा, मैं 50 का गुणा कर दूंगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 से कट करूँगा तो 7 51 हो जाएगा, तो 17 बार चला जाएगा। इसको 3 से कट करूँगा तो 3 9 27, 1 10, 3 3 9, 1 15, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 17 से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 17 5 85 हो जाएगा, 5 3 8 85, 17 5 85, यानी कि 5.5 में किसका गुणा करना है, 50 का, तो दशमलव हट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 2 27, यानी कि 275 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होंगे।
तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, तो 650 मिल रहा है। धनराशि कितनी है, तो 1300 है। समय कितना है, तो 10 वर्षों का। रेट आपको पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से कट करेंगे तो 13×5 = 65 हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86 × 104 का मान कितना होगा। ठीक है, तो चूंकि अगर लास्ट डिजिट से मैं चेक करूं तो 6 में 4 का गुणा करूंगा तो 24, और सबके लास्ट में 4 आपको दिख रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट से मैं इसको चेक नहीं कर सकता हूं। तो जब इस हिसाब से नहीं आ रहा है तो डिजिट सम से चेक कर लीजिए। तो 8 और 6, 86 का डिजिट सम 14 यानी कि 5 हो जाएगा, और इंटू 104 का डिजिट सम 5 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, और 25 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, तो 7। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये 8 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 8 4 12 3 15 का डिजिट सम 7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 4 4 8, इसका भी डिजिट सम 7 नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से एक ही आंसर बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 9 हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 का डिजिट सम कितना होता है, 7 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी हॉस्पिटल की वर्तमान लागत 1,82,590 है। 1 वर्ष बाद इसकी लागत बढ़कर 1,95,382 हो जाती है। तो कह रहा है कि हॉस्पिटल की लागत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, पहले मैं देख लेता हूँ कि कितना बड़ा है, तो घटा दूंगा मैं, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8 में से 9, यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 12,792 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देख लेता हूँ, तो देखिए अगर इसका मैं 10% निकालता हूँ तो 10% कितना हो जाएगा, तो 18,259 क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या है, तो 12,792 है, यानी कि 10% से कम है, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, 5% निकाल देता हूँ, तो 5%, अगर ये 10% की वैल्यू इतनी है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा करूँगा मैं तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूने के 4 हो जाएगा, 1 18, 2 9 18, 1 10, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 9,129.5 हो जाएगा, जो कि इससे कम है। इसका मतलब 5% से वैल्यू अधिक होनी चाहिए। ये 5% है और ये 5% से कम है, तो अधिक सिर्फ एक ही वैल्यू है, 7%, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 और 2x² - kx + 6 = 0 का एक मूल सार है, तो k का संभावित मान क्या होगा। तो एक मूल सार का मतलब क्या है कि दोनों में एक मूल जो है वो कॉमन है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो देखिए इसके 2 मूल क्या निकल जाएंगे, तो 3 और 2 इसके दोनों मूल हो जाएंगे, क्योंकि 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 5 के बराबर है। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस में आएगा, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में 3 और 2 हो जाएगा। तो मैं 3 और 2 दोनों में से एक वैल्यू रख के चेक कर लेता हूँ। तो 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 रखूँगा मैं, तो ये 2 दूना के 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -2 × k हो जाएगा, और +6 बराबर किसका हो जाएगा, 0। 8 में 6 जोड़ूंगा तो 14, तो 14 बराबर किसका हो जाएगा, 2k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी, और ऑप्शन में k की वैल्यू 7 दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगेंगे। तो कह रहा है कि अभय की आरंभिक चाल कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि जो समीर की चाल है वो x है, और अभय की चाल क्या है, आपकी y है। तो 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को कितना समय लगा, तो 162/y लगेगा, और समीर को कितना लगेगा, तो 162/x लगेगा, और दोनों का अंतर कितना है, तो 6 घंटा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर लिया जाए, तो 162 तो दूरी फिक्स है, अभय अपनी चाल को दोगुना यानी कि 2y कर लेता है, तब जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 3 घंटे कम लगेंगे। तो 3 घंटे कम मतलब होता है -3 हो जाएगा।
ठीक है। अब बस आपसे पूछ रहा है कि अभय के आरंभिक चाल यानी कि y का मान आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए -162/x है, यहाँ पे +162/x है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 162 दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा और -1/2y हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9 के बराबर हो जाएगा। अब इस 162 को बराबर को उधर लेके चला जाऊंगा, तो इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा 2y, यहाँ पे बचेगा आपका 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे 1 और इधर क्या हो जाएगा, तो 9/162 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 18 9 162 यानी कि 1/18 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, तो ये 2 से अगर इसको कट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। और यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और इंटू कॉट ए है, तो इसको कॉट ए पहले से है तो लिख दूंगा। नीचे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर ए इंटू कितना हो जाएगा, तो सेक ए है तो सेक ए लिख लूँगा। ये देखिए सेक ए से ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, और इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ कॉस ए, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा इसी तरीके से, और ये तो कैंसिल हो ही चुका है। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर ए का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू साइन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2970 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका व्यास जो है वो 70 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, मैं शंकु बना के आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये शंकु है और ये कुछ इस तरीके से है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूँ तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो πr_l होता है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो +πr² हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ के वैल्यू अगर निकाल दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में कितना है, तो 2970 दिया है। πr² की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। r² अगर व्यास 70 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, इसका आधा, तो 35 गुणे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 22 गुणे 35 में 5 का गुणा करूंगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×3 = 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी 175 हो जाएगा, +2 9 7 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गुणा करूं तो देखिए ये 5 दूना के 10 यानी कि 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, दोनों को जोड़ूंगा तो लास्ट में 0 आएगा, और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित का वेतन 13,000 प्रति माह है, वह 4,000 घर के किराए पर 2,000 बिलों पर खर्च करता है और शेष उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी है, तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत कितनी है, ये आपको बतानी है। तो यानी कि सिंपल सा 11 महीने का आपको बताना है, और मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है कि सिर्फ आप 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, 77,000, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 45 दिन में कर रहा है। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 180 दोनों कैल्शियम हो जाएगा। 20 से कट करूंगा मैं तो 9 बार जाएगा, और 45 से कट करूंगा तो 45 दूना के 90 यानी कि 4 बार चला जाएगा।
तो a प्लस बी के संयुक्त एफिशिएंसी 9 है, a की अगर 4 है तो b की कितनी हो जाएगी, तो 9 में से 4 घटा दूंगा मैं तो 5 निकल के आ जाएगी। अब इस 5 एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य जो कि 180 है का 1/3 यानी कि 1/3 भाग करने में कितना समय लगेगा, तो 5 × 15 हो जाएगा। 15 से अगर भाग दूंगा मैं तो 1 और 30, 15 दूना के 30 यानी कि 12 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5x + 4y = 12 और xy = 2 है तो आपसे 125x³ + 64y³ का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप इसका क्यूब कर दीजिए। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 12 × 12 × 12 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 125x³ हो जाएगा प्लस 64y³ हो जाएगा और प्लस 3xy यानी कि 3 × x की जगह पे 5x है, y की जगह पे कितना है तो 4y है, और ब्रैकेट में a + b जिसकी वैल्यू 12 है तो 12 लिख दूंगा। इसको बराबर के इधर ला दूंगा तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 12 × 12 लिख सकता हूँ, और माइनस हो जाएगा तो 5 × 20 कितना हो जाएगा 60 × xy की वैल्यू 2 है और इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोनों में से 12 × 12 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे कितना बचेगा तो 12 × 5 = 60 यानी कि 5 दूना के 10 बचेगा। तो यहाँ से मैं घटाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 12 × 12 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का 2 गुना करूँगा तो 288, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को वह प्रिंटर 25% के लाभ पे बेचता है। यदि सी ने प्रिंटर 89,569 में खरीदा तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत क्या थी, ये आपको बतानी है। तो मान लेता हूँ कि ए के लिए प्रिंटर की कीमत ए थी, तो बी को 60% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब कितने में बेचा होगा, तो 40% पे बेचा होगा, यानी कि 40 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी ने सी को 25% के लाभ पे बेचा, तो 25% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, तो 125 बटा 100 हो जाएगा। अब ये बराबर किसके है, तो सी ने उसको कितने में खरीदा है, तो 89,569 में खरीदा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करूँगा तो ये एक बार चल जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 89,569 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणा करूँगा तो 9 दूना के 18, लास्ट में 8 आएगा, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों के लिए धनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उस धनात्मक संख्या का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं 5 में 1 का गुणा करूं तो लास्ट में क्या आना चाहिए 5, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू होगी, जिसका स्क्वायर करूंगा तो 5 आएगा। तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, लास्ट में 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से 55 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 5 आएगा, और यही सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 31 पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना होगा। तो पढ़ना चाहिए था 50, गलती से 31 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया है, तो 19 कम पढ़ा गया है। अब ये 19 कितने लोगों में बढ़ जाएगा, तो 10 लोगों में बढ़ जाएगा। तो 10 से मैं भाग कर दूंगा तो प्रति व्यक्ति कितना बढ़ जाएगा, तो 1.9 बढ़ जाएगा। तो 1.9 अगर बढ़ेगा तो जो औसत पहले 40 था वो 1.9 बढ़ के कितना हो जाएगा 41.9 हो जाएगा, और यही इसका सही औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 21 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था, उसमें जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे क्वांट के, उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।